Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC NRB का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया था स्टाइपेंड डेट यानी कैटेगरी 2 पोस्ट पर, इसका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो गया है। और आप सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप पर फ़ोन करके यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में बहुत सारा SMS किए हैं और फ़ोन करके भी मेरे को बताया है सर इसका ऊपर क्लास लेना आप स्टार्ट कर दीजिए फिर से। तो आज मैं इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल क्लास लेने वाला हूं जिसमें आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा जनरल साइंस। आप देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 4। इससे पहले साइंस का और 3 क्लासेस मैं प्रोवाइड किया था। आज मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 मैं डिस्कशन करूंगा जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा जनरल साइंस का और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैं पिछले बार कराया हूँ वो सेम टू सेम रिपीट होने वाला है, ऐसा नहीं है। सब अलग अलग क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को प्रिलिमिनरी और एडवांस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं 2 अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाएंगे उसमें DAE प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल प्लेलिस्ट है और एडवांस एग्जाम स्पेशल प्लेलिस्ट है। प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल प्लेलिस्ट में अगर आप लोग BARC NRB का, BRC मैसूर का, NFC, NPCIL, HWB इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है और एडवांस जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप लोगों का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। बहुत सारा क्वेश्चन पेपर इसमें अवेलेबल है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आज अपलोड करने वाला हूं प्रिलिमिनरी क्वेश्चन जो अलग से प्लेलिस्ट है उसमें। तो इसमें आज टोटल 30 क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। BARC NRB का जब भी एग्जाम होता है उसका प्रिलिमिनरी एग्जाम बहुत ही टफ होता है, क्योंकि पिछला बार जो क्वेश्चन दिया था मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें फेल कर गया था। मेरा बार जो हुआ था, मेरा बार भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया था। तो आप लोग इसमें ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैक्सिमम लाऊंगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन पेपर देखिए, वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को जरूर सपोर्ट करना। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हेन ए रिंग ऑफ मेटल इज हिटेड व्हाट हैपेंस टू इट्स होल। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट हिंदी में रहता है, वो बोलते हैं कि हिंदी में भी सर आप टाइप करके लाइए। बोला जब किसी धातु के बलई को गर्म किया जाता है तो उसके छिद्रों का क्या होता है। तो सोचो कोई भी एक मेटल रिंग है तो उसका बीच में एक होल है, तो उसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो होल का क्या होता है, ये आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। होल बढ़ता या कम होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, मतलब वो बड़ा हो जाता है। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं मेटल को जब भी हम लोग हीट करते हैं ना तो फैल जाता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये जो होल रहता है ये होल क्या होता है, और भी थोड़ा बड़ा हो जाता है हीट देने के बाद, ठीक है। क्योंकि आप लोग शायद नोटिस किए होंगे जो रेल पटरी होता है, रेलवे ट्रैक में जो 2 रेलवे ट्रैक होता है उसका बीच में थोड़ा सा हम लोग गैप रख देते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जब गर्मी आता है ना, जब समर सीजन आता है तो उसमें क्या होता है, गर्मी में ये 2 मेटल हीट हो जाता है और थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर इसका बीच में अगर जगह नहीं रहता तो क्या होता है, बढ़ने का बाद वो ठीक से बढ़ नहीं पाता। लेकिन गैप रखने के में क्या होता है, गैप रखने के बाद वो दोनों मेटल थोड़ा सा बढ़ सकता है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और गैप नहीं रखेंगे तो बढ़ना कोशिश करेंगे, बढ़ नहीं पाएगा तो क्या होगा, रेल पटरी टूट जाएगा। इसीलिए हम लोग को पता चल जाता है कि उसका बीच में हम लोग गैप रखते हैं, मेटल एक्सपेंड होता है इसीलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया कि हीट देने से मेटल थोड़ा सा फैलता है या बढ़ता है। इस क्वेश्चन का मतलब आप लोग को समझ होंगे कि ये राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंड, मतलब जो छिद्र होगा वो छिद्रों का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। निम्नलिखित में से किसने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक विकसित की। मतलब अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेक्नोलॉजी किसने डेवलप किया था, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, राजा रामन्ना या PK अयंगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमी जे भाभा। तो होमी जे भाभा क्या किया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना किया था। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं उसने ही किया था अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेक्नोलॉजी डेवलप या आविष्कार किया था। सब समझ में आ गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसने स्थापना किया है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा सकता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
TIFR। तो इसका तरफ से मैक्सिमम टाइम वैकेंसी आता है कॉन्ट्रेक्चुअल। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए किसने स्थापना किया था, होमी जहांगीर भाभा ने स्थापना किया था। और होमी जहांगीर भाभा एक फिजिक्स का प्रोफेसर था, ये भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हिच डायोड इज यूज, मतलब डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायोड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो डायोड एक्चुअली क्या होता है, आप लोग अगर देखेंगे तो डायोड एक्चुअली इस टाइप का होता है। ओके, और इसका 2 एंड होता है। ओके, तो डायोड का एक्चुअल काम होता है हम लोग एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं डायोड का थ्रू। और द मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ ए डायोड इज टू, तो डायोड क्या करता है, इसका एक एंड में इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, एक एंड में इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। और दूसरा एंड में क्या करते हैं, ऑपोजिट एंड में करंट को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब करंट को उधर से जाने नहीं देते, जिसको रिवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। डायोड का आप देख सकते हैं 2 एंड होता है, सॉरी और एक एंड होगा, ए वाला एंड होगा। तो ए एंड में क्या हो रहा है, इधर से करंट को अलाउ करता है, पास करता है, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। और उसका ऑपोजिट एंड में क्या होता है, वो करंट को ब्लॉक करता है, जिसको बोलता है रिवर्स डायरेक्शन। ओके, तो इसीलिए क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाता है डायोड यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है, एक मुखी होता है या 2 मुखी होता है। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक मुखी कारक के हिसाब से काम करता है। तो डायोड इज यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर इसका होता है, यूनि मतलब एक मुखी कारक का हिसाब से बिहेवियर करता है। ओके, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको रेक्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन कहते हैं। समझ में आ गया है, मतलब डायोड का एक एंड में करंट जाता है, दूसरा एंड में करंट ब्लॉक हो जाता है, कौन सा इनको क्या बोलते हैं ये भी आप लोगों को समझ होना चाहिए। ओके, तो जितना क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना है मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का करूंगा, पूरा वीडियो देखिए, आप सभी के लिए मोस्ट हेल्पफुल इसमें होने वाला है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए हम लोग कौन सा वेव का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया है। तो माइक्रोवेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है 300 मेगाहर्ट्ज से, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि 0.3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो आप लोग गीगाहर्ट्ज से आप लोग जानना कि 0.3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। ओके, अगर रेडियो वेव का बात करता है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 30 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट पर यूनिट। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए कि कोल कितने प्रकार के होते हैं। कोल होता है टोटल 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। अच्छा मतलब क्या होता है, इसमें कार्बन परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 86 से 97% कार्बन रहता है। इसका बाद होता है बिटुमिनस, जिसमें रहता है 45 से 86% कार्बन। इसका बाद होता है लिग्नाइट, जिसमें रहता है 35 से 45% कार्बन। और पीट सबसे खराब होता है, जिसमें 25 से 35% कार्बन रहता है। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएगा। तो इसमें आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोल प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। सबसे ज़्यादा कोल उत्पन्न करते हैं, या सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न करते हैं एंथ्रासाइट टाइप कोल। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डायमेंशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। निम्नलिखित में से किसका डायमेंशन इम्पल्स का बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इम्पल्स मतलब क्या होता है। कोई भी वस्तु का या कोई भी बॉडी का ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स इजिकल टू क्या होता है, फोर्स इनटू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, इसीलिए हम लोग डेल्टा टी इसको लेते हैं। ओके, तो ये किसका बराबर होता है, ये होता है मोमेंटम का बराबर होता है। तो
तो कैसे होता है इन दोनों का डायमेंशन, कैसे इक्वल होता है, ये अभी मैं आप लोग का सामने बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आप लोग को जस्ट नॉर्मल बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी होता है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स इज इक्वल टू होता है, आप लोग जानते हैं, अलग से लिखना पड़ेगा। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मास का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला एम हो जाएगा, और एक्सीलरेशन क्या क्या हो जाएगा एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको अगर आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला का हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्लैश टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग जब भी बाई को अगर ऊपर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा टी टू द पावर -2 हो जाएगा। तो हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -2। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया एम एल टी टू द पावर -2 हो गया, और इधर क्या है टी ऑलरेडी एक है। ओके, तो क्या हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -2 था, तो इधर एक टी है, तो क्या हो जाएगा टी टू द पावर -1 हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -1 हो जाएगा। ओके, और मोमेंटम इसका इक्वल क्यों होता है? मोमेंटम इक्वल टू आप लोग जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम, वेलोसिटी का क्या होता है आप लोग जानते हैं यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसको अगर आप लोग लेंगे तो एल टी टू द पावर -1 होता है। तो इसको अगर जब करेंगे एम एल टी टू द पावर -1, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि एम एल टी टू द पावर -1 आ गया, और इसका भी एम एल टी टू द पावर -1 आ गया। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एक हो गया। इसीलिए क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इम्पल्स का बराबर किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो मोमेंटम होता है, इसलिए मोमेंटम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है कि कभी कभी आप लोग को बोला जा सकता है एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। कभी कभी बोलते हैं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हैं। फोर्स फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का हो जाएगा एम, और एक्सीलरेशन का होता है आप लोग जानते हैं यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर आप लोग एल टी टू द पावर -2 से करते तो आप लोग का आ जाएगा। एल मतलब क्या होता है एम एल टी टू द पावर, एम एल और टी मतलब क्या होता है, जिसको आप लोग एल एम टी बोलते हैं। एल मतलब लेंथ होता है, टी मतलब टाइम होता है, और एम मतलब होता है मास। समझ में आ गया है? तो इसका हिसाब से आप लोग को जो भी यूनिट होता है उसमें आप लोग को एम एल टी का आकार में आप लोग को बैठाना है, ऑटोमेटिकली डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है? तो 3.6 मेगाजूल होता है। ओके, मैक्सिमम टाइम इस क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग को जानना चाहिए 1 किलोवाट आवर कैसे आता है, ये किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर, जिसको आप लोग 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम होता है। इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होता है, किलोवाट होता है, और टी का टी हो जाता है, इसलिए हो जाता है किलो वाट, टी का एच हो जाता है, तो किलो वाट आवर इधर से आ जाता है। तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर होता है। समझ में आ गया ना? तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इधर से क्या आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब ये होता है एक यूनिट, या आप बोल सकते हैं 1 किलो वाट आवर। कैसे आता है वो आप लोग को पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर का होता है KW और टाइम का होता है H। तो KWH आ गया है 1 किलोवाट आवर। ओके, इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जैसे मैं अभी क्वेश्चन में बता दिया हूँ कि 3.6 मेगाजूल, तो मेगाजूल का जगह ऐसे भी आ सकता है 3.6 इंटू 10⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाला रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग क्या होता है? सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो इन फिजिक्स एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैसिव बॉडी। मतलब आप लोग को क्या बोल रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी एक, सोचिए कि ये अर्थ है, तो इसका ऊपर कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, और ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये वस्तु को अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने चाहेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना नहीं चाहेगी क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का बाहर भेजने के लिए, अंतरिक्ष में भेजने के लिए, अंतरिक्ष क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का बाहर होता है, तो ये सोचो अंतरिक्ष है,
या स्पेस होता है, तो इसमें भेजने के लिए जो वेलोसिटी या स्पीड का हम लोग का ज़रूरत होता है कि ये तो इसका 4-5 में घूमता है, तो जितना स्पीड का ज़रूरत है, जिस स्पीड का वजह से वो ग्रेविटेशनल फील्ड से छीन के मतलब हट के पूरा बाहर आके स्पेस में चला जाएगा, तो उतना स्पीड को क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। वो मिनिमम स्पीड को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं या पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, तो इधर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहा है, कोई भी रॉकेट भी तो अर्थ से जाता है ना, तो उसको भी तो अंतरिक्ष में स्पेस में भेजना पड़ता, तो उसके लिए भी उसको जाने के लिए भी मिनिमम स्पीड का ज़रूरत होता है, उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो कितना होना चाहिए स्पेस में जाने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, 11 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर जाना चाहिए, मतलब कितना ज़्यादा स्पीड होना चाहिए, तभी वो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर वो जा पाएगा, इतना स्पीड में उसको फेंकना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप लोग को जान लेना चाहिए अर्थ का एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और मून का एस्केप वेलोसिटी होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब अर्थ से कोई भी वस्तु को अगर स्पेस में भेजना है तो उसको मिनिमम इतना स्पीड में उसको मतलब चलाना पड़ेगा, तभी वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म इज। प्रिज्म में फोकस का विभिन्न रंग का विभाजन होता है। तो एक प्रिज्म है, इसमें जब व्हाइट लाइट जाता है तो अलग अलग 7 रंग में डिवाइड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। एक नाव डूब जाएगा जब वो अपने बराबर पानी विस्थापित करेगा। तो कितना विस्थापित करेगा, जब उसका वेट का बराबर वो पानी उसको विस्थापित करेगा, जब उसको डिस्प्लेस करेगा तब वो बोट डूब जाएगा। समझ में आ गया। मतलब एक बोट है वो कब डूबेगा, जब वो बोट उसका वेट का बराबर पानी को डिस्प्लेस कर देगा, वो जगह से विस्थापित मतलब स्थानांतर कर देगा, तब वो बोट डूब जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वेट। समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्टिक फाइबर्स आर यूज्ड इन। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिक फाइबर का, ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करते हैं, और भी पर्पस में यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर में क्या होता है, एंडोस्कोपी हम लोग करते हैं, तो उसमें ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने वाला है, मैं अलग से सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस बिकॉज अर्थ एटमोस्फियर इज सराउंडेड बाय। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूवी रेज बोलते हैं, जो हम लोग का शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, जो स्किन कैंसर होने में सबसे ज़्यादा इसमें से होता है अल्ट्रावायलेट रश्मि का वजह से। ठीक है, तो ये सन से मतलब सूर्य से ये आता है, तो ये जब आता है ये पृथ्वी में पहुंच नहीं पाता, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर किसका वजह से घिरा हुआ रहता है, एक अलग से लेयर रहता है, वो लेयर अर्थ को अलग से सराउंड करके घेर के रखता है। तो कौन सा लेयर होता है, ओजोन लेयर होता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। ओजोन लेयर क्या करता है कि यूवी रेज को डायरेक्टली पृथ्वी में आने नहीं देता है। ठीक है, अगर पृथ्वी में आ जाता यूवी रेज तो मैक्सिमम लोगों का स्किन कैंसर हो सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आता है, ओजोन लेयर पृथ्वी का कौन सा लेयर में रहता है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है, स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है। समझ में आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। ओवन में हम लोग कौन सा वेव का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओवन में। समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ओवन बोला है तो माइक्रोवेव आप लोग जानते हैं कि माइक्रो ओवन हम लोग यूज करते हैं, तो माइक्रोवेव का हम लोग इस्तेमाल इसमें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ वाटर विल। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी किस में होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया। तो
तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि जब डेंसिटी बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। तो इसमें क्या बोला है, वाटर को 0 डिग्री से हीट करना पड़ेगा। तो 0 डिग्री से जब हम लोग 4 डिग्री का तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये 0 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, तो धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ेगा क्योंकि 4 डिग्री में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। समझ में आ गया है। उसका बाद क्या होता है, 4 डिग्री से 10 डिग्री होता है। तो जब हम लोग 0 डिग्री से 4 डिग्री का तरफ जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, वॉल्यूम पहले कम होगा। उसका बाद 4 डिग्री से जब 10 डिग्री का तरफ जाएगा डेंसिटी कम होगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम इधर बढ़ेगा। तो एक्चुअली वॉल्यूम में क्या परिवर्तन हो रहा है, वॉल्यूम पहले कम हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है, देन इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है समझ में आ गया ना। 0 डिग्री से जब 4 डिग्री का तरफ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, और 4 डिग्री से जब 10 डिग्री में जाएगा तो इधर डेंसिटी कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम पहले डिक्रीज होता है, उसका बाद वो इंक्रीज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद आप लोग को इसमें समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एनर्जी इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू। सबसे पहले आप लोग को जान लेना चाहिए, जब सन से बोलेगा कौन सा एनर्जी आता है तो सन का क्या होता है, आप लोग जस्ट एक ट्रिक याद रखना। सन का यू होता है, बीच में यू रहता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, FUSION फ्यूजन होगा। ओके, बाकी अगर कुछ भी बोलेगा, एटम बम या कुछ भी अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें न्यूक्लियर फिजियन होगा। ओके, FI होगा, और सन का यू है इसीलिए फ्यूजन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कूलिश ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस। कूलिश ट्यूब का उपयोग उत्पादन करने के लिए, क्या उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए उत्पादन हम लोग कूलिश ट्यूब का उपयोग करते हैं। एक्सरे किसने आविष्कार किया था, रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था। 17 नंबर का क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, गामा रेज कैन कॉज। गामा रे क्या कर सकता है, तो जीन म्यूटेशन कर सकता है। गामा रे क्या होता है, एक एक्सट्रीमली हाई एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होता है, जो मनुष्य का, ह्यूमन का बोन, टीथ को भी उसमें क्या करता है, उसका अंदर से भी पास होके जा सकता है। जनरली क्या होता है, एक्सरे बोन का अंदर से नहीं जा सकता है, बोन का अंदर से हम लोग एक्सरे को भेज नहीं सकते, लेकिन गामा रे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होता है, इसीलिए वो बोन और टीथ, सबसे ज़्यादा जो हार्ड पार्ट होता है उसका बीच में भी वो जा सकता है गामा रे। इसीलिए गामा रे ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस, खतरा होता है। और ये क्या कर सकता है, जो हम लोगों का लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है, और जीन म्यूटेशन मतलब जीन का परिवर्तन कर देता है। ओके, और जिसका वजह से हम लोग को कैंसर होता है। समझ में आ गया। तो गामा रे कैंसर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट्स करंट इन द सॉलिड स्टेट इज। ठोस अवस्था में धारा का संचालन करने वाला पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, जब सॉलिड स्टेट में रहता है तो करंट किसने संचालन करते हैं, तो ऑप्शन 4 दिया गया, डायमंड, ग्राफाइट, आयोडीन, और एक ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफाइट। समझ में आ गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हिच नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जनरली नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलता, तो एक ग्राफाइट तभी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 19 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू। लाइट का कलर किसका साथ रिलेटेड होता है, एम्पलीट्यूड का साथ वो रिलेटेड होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं मरकरी इज द ओनली मेटल व्हिच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है, मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है, ये मेटल भी होता है और ये लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है, जिसका अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जिसका सिंबल होता है Hg। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये अनजान है। Hg होता है इसका सिंबल, एटॉमिक नंबर होता है 80 और एटॉमिक मास होता है 200। इसका मेल्टिंग पॉइंट आप लोग को बहुत जगह में पूछा जाता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा जाता, फिर भी आप लोग को जान लेना चाहिए 356.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और इसको लिक्विड सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट एपर्चर्स इज यूज्ड टू लोकेट ए सबमर्ज ऑब्जेक्ट। जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रडार, सोनार, क्वाजर या पल्सर। तो आप लोग राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार।
तो कोई भी एक सबमर्ज मतलब जलमग्न वस्तु या डूबा हुआ कोई भी एक वस्तु है उसको पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, तो इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? इज यूज टू डिटेक्ट अंडर वाटर टारगेट, मतलब डूबा हुआ या जलमग्न कोई भी वस्तु को ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं। और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? इट इज ए डिटेक्शन सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव। ये भी एक क्या होता है? डिटेक्शन, हम लोग इसका मदद से भी ढूंढ सकते हैं इसमें कौन सा वेव यूज होता है? रेडियो वेव्स यूज होता है। और सोनार में कौन सा वेव यूज होता है? साउंड वेव यूज होता है। ओके, और ये क्या करता है? रेडियो वेव में रेडियो वेव यूज होता है और ये डिटरमाइन करता है कि रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का रेंज, एंगल और वेलोसिटी पता लगाने के लिए हम लोग रडार का इस्तेमाल करते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा था, इंस्ट्रूमेंट व्हिच यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन इज। मतलब समुद्र की या समंदर की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग करने वाला यंत्र है, कौन सा हो जाएगा? तो साउंड वेव का इस्तेमाल करते सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, 23 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज। वायु की अपेक्षिक आर्द्रता को मापने और रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज। हम लोग का मिल्की वे गैलेक्सी का शेप क्या होता है, या हमारी आकाशगंगा का आकार क्या होता है? ये होता है स्पाइरल शेप का होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ। हम लोग जो आसमान में देखते हैं अलग अलग तारा होता है, उसका अलग अलग कलर होता है। तो कलर क्या इंडिकेट करता है? उसका टेम्परेचर का इंडिकेट करता है। किसी का नील होता है, ब्लू होता है, किसी का रेड होता है। तो सबसे ज़्यादा हीटेड कौन सा होता है? ब्लू वाला सबसे ज़्यादा हीटेड होता है। रेड से भी हीट होता है ब्लू वाला। ओके, तो वो जो अलग अलग कलर होता है क्या इंडिकेट करता है? उसका वो स्टार का या वो नक्षत्र का वो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। 26 नंबर का क्वेश्चन, वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज। तो वुलन जो भी क्लॉथ होता है जो हम लोग शीतकाल में हम लोग पहनते हैं वुलन क्लॉथ, तो बॉडी को गर्मी रखता है। क्यों रखता है? तो ये वुल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो ये हीट इसको अंदर नहीं जाने देते, बैड कंडक्टर होता है, मतलब उससे हीट नहीं जा सकता, इसीलिए हम लोग को शरीर को गर्म रखता है। 27 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहे हैं, व्हाइल कैचिंग ए बॉल ए प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोअर द। जब गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे और खींचता है। जब कोई भी एक गेंदबाज क्या करता है? बॉल को पकड़ता है या खिलाड़ी बॉल को पकड़ता है, बॉल पकड़ने के बाद थोड़ा सा हाथ को नीचे, हाथ इधर बॉल को पकड़ लिया, उसके बाद हाथ को नीचे लाते हैं। क्यों लाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़ को कम करने के लिए? मोमेंटम को कम करने के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? जो जितना टाइम बढ़ेगा, मतलब इधर से जो पहले बॉल को इधर से कैच किया फिर इधर तक, तो जब नीचे लाया है मतलब टाइम तो थोड़ा सा और बढ़ गया ना। तो टाइम थोड़ा अगर बढ़ जाएगा तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम घट जाएगा। इसीलिए मोमेंटम को कम करने के लिए हम लोग करते हैं इसको, हाथ को थोड़ा नीचे करते हैं। समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन ए बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स इट इंडिकेट्स दैट क्लाइमेट। जब एक बैरोमीटर रीडिंग अचानक घट जाती है तो ये इंगित क्या करते हैं जलवायु की? तो ये इंडिकेट करते बहुत ज़्यादा इसमें स्टॉर्मी आ सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा झड़ वगैरह हो सकता है। ठीक है, या तूफान आ सकता है, एक्सट्रीमली स्टॉर्मी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसका द्वारा किया गया था? तो नॉल एंड डुस्का का द्वारा इसमें आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज। साफ रात बादल वाली रात की तुलना में अधिक ठंडी होती है, क्योंकि तो आप लोग जानते हैं जब क्लाउडी नाइट होता है उसमें क्या होता है? क्लाउड रहता है। तो अर्थ का ऊपर क्या होता है? एक क्लाउड सराउंड हो जाता है, अलग से वो उसको घेर देता है। क्लाउड हीट को मतलब बैड कंडक्टर होता है, इसीलिए हीट को जाने नहीं देता, आने नहीं देता। इसीलिए क्या होता है? एक
चादर जैसे इसमें मोड़ जाता है पृथ्वी का ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, हीट इधर मतलब रिलीज नहीं हो पाता, हीट इधर ही इसका अंदर ही रह जाता है। तो जब रिलीज नहीं हो पाता क्लाउड का वजह से, तो क्लाउडी नाइट तो ज़्यादा गर्मी होगा। ओके, तो ये रेडिएशन इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। ओके, तो ये था टोटल 30 क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कशन कर दिया हूँ। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आप लोग का हो सके एग्जाम में पूछे जाएगा। तो वीडियो हेल्पफुल हुआ है, और अगर आने वाला वीडियो अगर देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।